बंद करो ये तमाशा और खामोशी से अपने कमरे में जाओ, वरना मैं फायर कर दूंगा। मैंने यूं जाहिर किया जैसे मैं कमरे की तरफ जा रहा हूँ। फिर मैं बिजली की तेजी से घूमा और उनके तीसरे साथी को उठाकर उन दोनों पर फेंक दिया। वो तीनों गुथे हुए गिरे तो मैं जकन लगाकर उनके सर पर पहुंच गया और एक का रिवॉल्वर किक मारकर दूर उछाल दिया, दूसरे का रिवॉल्वर छीनकर दूसरी तरफ उछाल दिया। वो तीनों उठकर एक साथ मेरी तरफ बढ़े। पहला हमलावर इस दफा भी सबसे आगे था। उसने दाएं हाथ से पंच मारना चाहा, मगर मैंने सर को बाईं तरफ झुका लिया। उसका वार खाली गया तो मैंने कोहनी से उसकी कलाई पकड़कर जोरदार झटका दिया। उसके मुंह से अजियत भरी कराह बुलंद हुई तो मैंने दिल ही दिल में उसकी कुव्वत बर्दाश्त को सराहा। मैंने उसकी कलाई को कोहनी के पास से तोड़ दिया। इस पर तो आम आदमी बुरी तरह डकराने लगता है। हमलावर के हलक से महज एक अजियत भरी कराह ही बरामद हुई। उसे एक तरफ धकेल कर मैंने झपट कर उसके दोनों साथियों की गर्दनें दबोच ली और उनके सर आपस में टकरा दिए। वो दोनों लम्हे भर को फर्श पर गिरे और दोबारा उठे तो उनमें से एक के हाथ में बारीक फल वाला खंजर था। उसने कराटे वालों की मखसूस आवाज निकालते हुए खंजर मेरे सीने में पैवस्त करना चाहा, मगर इस खेल के दौरानिये से अब मैं खुद भी उकता गया था। मैंने जोड़ के पास से उसकी खंजर वाली कलाई पकड़ी और बाएं हाथ से उसके मुंह पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि उसका गाल फट गया और खून बहने लगा। दूसरे ही लम्हे उसकी कलाई का जोड़ भी निकाल दिया। खंजर वाला जिबा होते ही बकरे की तरह चिल्लाया। उसका बायां हाथ बेजान होकर पहलू में झूल रहा था। तीसरे आदमी ने पुष्ट से हमला करने की कोशिश की। मुझे साया सा लहराता दिखाई दिया। मैंने दायां पांव मखसूस अंदाज में उठाया और झटके से उसके चेहरे पर किक रसीद की। मुझे यकीन था कि उसके सामने के कम से कम 4-5 दांत जरूर टूट गए होंगे। वो चक्कर खाकर फर्श पर गिरा तो मैंने उसकी कलाई पर पांव रख दिया। उसके पूरे चेहरे पर खून बिखरा हुआ था। मैंने झुककर उसकी एक टांग पकड़ी और उसे जोरदार झटका देकर उसके घुटने का जोड़ निकालना चाहा। खुश्क टहनी टूटने की आवाज आई। फिर वो मकरूह आवाज में चीखा और बेहोश हो गया। दरवाजे की तरफ से गुर्राती हुई आवाज आई, बस कामरान, खामोशी से कमरे में चले जाओ वरना बेमौत मारे जाओगे। मैंने सर घुमाकर देखा। वहां कादिर बख्श खड़ा था। उसके हाथ में स्टेन गन थी और उसका रुख मेरी तरफ था। मैंने हैरान होने की अदाकारी की। कहा, कादिर बख्श, तुम तो खुद को बलोच कहते हो। कादिर बख्श मकरू आवाज में हंसा और बोला, तुम भी किस चक्कर में पड़ गए? पैसे का न कोई मजहब होता है, न मुल्क, न जात पात, न खानदान, न जबान। मैंने कहा, तूने कितने पैसों में अपनी रिवायात को फरोख्त किया? बता, दुनिया की किस करेंसी में इतनी कुव्वत पैदा हो गई जिसने तेरी खुददारी का सौदा भी कर लिया? मेरी क्या कीमत वसूल की तूने? मैं तुझे उससे दुगना देने को तैयार हूँ। कादिर बख्श खोखले लहजे में बोला, तुम मुझे क्या दोगे कामरान? तुम खुद किसी खौफजदा खरगोश की तरह पनाह की तलाश में भटक रहे हो। मैंने कहा, बस यही तेरी भूल है कादिर बख्श। जब उस हरामजादे माइकल का मतलब निकल जाएगा तो वो तुझे भी गली में फिरने वाले आवारा कुत्ते की तरह मार डालेगा। कादिर बख्श इतनी जोर से चीखा कि उसे खांसी आ गई। बकवास मत कर। मैं उसे मुश्तइल करना चाह रहा था और अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने कहा, हलक क्यों फाड़ रहा है बुज़दिल? तू इतना भी नहीं कर सकता कि मुझे गोली मार दे? तेरे सफेद फाम आका ने हुक्म दिया होगा कि कामरान मुझे जिंदा चाहिए। वो बोला, इसीलिए तू अभी तक जिंदा है, वरना कादिर बख्श के सामने जुबान खोलने वाला ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। वो बोलते बोलते उछल कर यूं सामने आ गया जैसे पुश्त से उसकी कमर पर भरपूर लात रसीद की गई हो। उसकी पुश्त पर ग्लोरिया खड़ी थी और उसके हाथ में वही साइलेंसर वाला रिवॉल्वर था जो उसने कादिर बख्श से ही लिया था। कादिर बख्श औंधे मुंह जमीन पर गिरा। उसने उठने की कोशिश की तो ग्लोरिया ने बेदरेग फायर कर दिया। मैंने घबरा कर कादिर बख्श की तरफ देखा और ग्लोरिया के निशाने पर अशश कर उठा। रिवॉल्वर से निकली हुई बेआवाज गोली ने कादिर बख्श का दायां कान उड़ा दिया था। फिर ग्लोरिया टपट कर बोली, अब अगर तूने हिलने की कोशिश की तो दूसरी गोली कान की बजाय तेरी खोपड़ी में सुराख करेगी। यह सुनकर कादिर बख्श साकित हो गया। मैंने झपट कर उसके नीचे दबी हुई स्टेन गन निकाल ली। कहा, हाँ अब बोल, मेरे बदले तूने कितनी रकम का मुआहिदा किया है? कादिर बख्श कराह कर बोला, अब इस तस्करे से क्या हासिल? मुझे यकीन है कि अब तुम मेरे हाथ नहीं आओगे। मुझे अगर शुबा भी होता कि तुम मेरे लिए मुसीबत बन जाओगे तो तुम दोनों को जंजीरों में जकड़ कर रखता। ग्लोरिया ने कहा, अच्छा, अपनी ये बकवास थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। कादिर बख्श एकदम चुप हो गया। ग्लोरिया ने मुझे मुखातिब किया, कामरान, फिलहाल यहाँ से निकल चलो। इस बुज़दिल कादिर बख्श से हम बाद में भी निमट सकते हैं। कादिर बख्श चीख कर बोला, यहाँ से बाहर निकलोगे तो मेरे आदमी तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ग्लोरिया बोली, मैंने बकवास बंद करने को कहा था। उसके रिवॉल्वर से फिर बेआवाज गोली निकली और कादिर बख्श का दूसरा कान भी उड़ गया। फिर वो मुझसे बोली, चलो अब निकल चलो। मैंने कहा, मगर नीचे इसके बहुत से गार्ड्स होंगे। वो बोली, तुम शायद भूल गए हो कि मैं भी नीचे से ही आई हूँ, हेलीकॉप्टर से छत पर लैंड नहीं किया।
मैंने पहले ही नीचे वालों का बंदोबस्त कर दिया है, वो अब हमारे आदमियों के कब्जे में है। फिर उसे कुछ ख्याल आया तो उसने अचानक आगे बढ़कर कादिर बख्श की खोपड़ी में खौफनाक लात रसीद की। उसके मुंह से भयानक आवाज निकली और दूसरे ही लम्हे वो बेहोश हो गया। वो बोली, अगर मैं इसे यूं ही छोड़ जाती तो ये पहली फुर्सत में अपने आदमियों को हमारे ताकुब में भेजने के बाद पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता कि कामरान फलां जगह छुपा हुआ है, जाओ जाकर उसे पकड़ लो। हम लोग नीचे पहुंचे तो वहां साकित खड़ा हुआ शख्स हमारी तरफ देखने लगा। दूसरे ही लम्हे उनके साकित खड़ा होने का सबब भी मालूम हो गया। वो दोनों आदमी मेरे लिए अजनबी थे। न जाने ग्लोरिया कहां से ढूंढ कर ऐसे लोगों को ले आई थी। बाहर ग्लोरिया की स्याह क्राउन मौजूद थी। हम इत्मीनान से गाड़ी में जा बैठे। इमारत का मेन गेट बिल्कुल चौपट खुला हुआ था। फिर वो दोनों भी झपट कर गाड़ी में आ बैठे जिन्होंने कादिर बख्श के आदमियों को कवर कर रखा था। उन लोगों ने हॉल का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। उनके बैठते ही ग्लोरिया ने गाड़ी झटके से आगे बढ़ा दी और तकरीबन 10-12 मिनट के बाद उस इलाके से निकल आई। मेरा ध्यान पीछे की तरफ था कि कोई ताकुब में ना रहा हो, मगर हमारे ताकुब में कोई गाड़ी नहीं थी। वो दोनों आदमी भी बार बार मुड़कर पीछे दिख रहे थे। जल्द ही गाड़ी मेन रोड पर निकल आई। मैंने तंजिया लहजे में कहा, बहुत नाज था तुम्हें अपने उस साबिका गुलाम पर। कोई जवाब देने के बजाय ग्लोरिया ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। शायद वो उन लोगों की मौजूदगी में कोई बात नहीं करना चाहती थी। मैं भी खामोश हो गया। नाजिमाबाद पहुंचकर ग्लोरिया ने गाड़ी रोकी और अपने पर्स से 100 के नोटों की एक गड्डी निकालकर उन लोगों की तरफ बढ़ा दी। उन्होंने कुछ कहना चाहा मगर ग्लोरिया ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बोली, ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, मुझे तुम्हारी कारकर्दगी ने मुतासिर किया है। उनमें से एक बोला, थैंक यू मैडम, मगर काम करने का एडवांस तो ले चुके हैं। वो मुस्कुराकर बोली, ये मेरी तरफ से इनाम समझो। बाबर साहब को मेरी नेक ख्वाहिशात पहुंचा देना। ओके, विश यू गुड लक। उन दोनों के उतरने के बाद मैंने ग्लोरिया से पूछा, ये कौन लोग थे और ये बाबर साहब कौन हैं? वो बोली, बाबर बज़ाहिर तो शहर में मार्शल आर्ट्स का सेंटर चलाता है, मगर दरपर्दा गैर कानूनी काम करता है। जब मैं इब्तिदा में यहाँ आई थी तो बाबर से भी कुछ काम लिए थे। वो पढ़ा लिखा आदमी है और उसके सेंटर में भी अक्सरियत पढ़े लिखे नौजवानों की है। मैंने कहा, मगर ये सेंटर तो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है और ये बाबर तो बहुत खतरनाक आदमी हुआ। सेंटर की आड़ में जराइम का अड्डा चला रहा है, वो भी कानूनी सरपरस्ती में। वो बोली, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हारे मुल्क में इतनी खुफिया एजेंसीज हैं, पुलिस है, सुराग रसानी के जदीद इदारे हैं, क्या उनमें से किसी को भी बाबर की असलियत का इल्म नहीं होगा? मैंने कहा, हमारे मुल्क में खुफिया एजेंसीज मुल्क दुश्मन नासिर के लिए नहीं बल्कि शायद मुखालिफिन का कला कमा करने के लिए होती हैं। एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरे लिए डूब मरने का मकाम है कि मैं एक गैर मुल्की से इस किस्म की बातें कर रहा हूँ। ग्लोरिया ने झटके से गाड़ी रोकी और मेरा जुमला अधूरा रह गया। उसकी कैफियत बहुत अजीब हो रही थी। वो भर्राई हुई आवाज में बोली, अच्छा किया कि मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी कामरान। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए महज एक गैर मुल्की हूँ, अजनबी हूँ तुम्हारे लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था ग्लोरिया, मैं तो सिर्फ। उसने चीख कर कहा, बातें मत बनाओ, और क्या मकसद था तुम्हारा? मैंने कहा, सॉरी ग्लोरिया, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। वो बोली, तुम्हें जो कहना था वो कह चुके। मुझे गैर मुल्की कहने से पहले इतना तो सोच लेते कि महज तुम्हारी खातिर मैंने अपने मुल्क को छोड़ दिया। कभी तुमने गौर किया है कि मुझे शहर शहर भटकने की क्या जरूरत थी? मैं कानून नाफिज करने वालों की नजरों में क्यों बुरी हूँ? मुझे क्या जरूरत थी इंडिया जाने की, फिर वहां से वापस यहाँ आने की? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं अपना ऐशो आराम छोड़कर ख्वार होती फिरूं? 5 स्टार होटलों की बजाय गंदी बदबूदार खोलियों में रहूं, खाने की जगह रिवॉल्वर और राइफल की गोलियां खाऊं, 2-2 टके के घटिया लोगों की खुशामदें करूं? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कामरान साहब कि जो बातें आप गैर मुल्की समझकर मुझे कहते हुए शर्मा रहे हैं, उनका मुझे इतना इल्म है कि खुद आपकी किसी एजेंसी को ना होगा। अरे डोरियां तो हमारे ही मुल्कों से हिलाई जाती हैं और हुकूमत तब्दील हो जाती है। बोलते बोलते ग्लोरिया की सांस फूल गई। मैंने कहा, मैं फिर भी यही कहूंगा कि मेरा ये मतलब नहीं था। असल में पैदर पे इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ रहा है कि मेरा जहन माऊफ होकर रह गया है। खैर में और गैर मुल्की होने में बहुत फर्क है। गैर होने के लिए किसी मुल्क की कैद नहीं है। यहाँ के बेशतर सियासतदान मुल्क के लिए गैर ही हैं। यहाँ बाबर जैसे वतन फरोश भी हैं। और ग्लोरिया अचानक हंसने लगी, बोली, बस करो कामरान, अगर हम यही तकरीरें करते रहे तो कोई भी गैर या गैर मुल्की हमारी गर्दन दबोच लेगा। मैंने कहा, गाड़ी रोककर मुझे यहीं उतार दो, तुम्हें तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, और अगर किसी सरफिरे ने जुर्रत कर भी ली तो तुम्हारा सिफारत खाना उससे निमट लेगा। ग्लोरिया ने कहा, शट अप। फिर चौंक कर बोली, तुमने अभी यही कहा ना कि सिफारत खाना उनसे निमट लेगा। गुड आइडिया। उसकी आंखें चमकने लगी, मगर फौरन ही उनकी चमक मद्धम हो गई। वो कहते कहते रुक गई, फिर सर झटक कर ड्राइविंग करने लगी। असल में जहनी तौर पर हम दोनों ही बुरी तरह थक गए थे। मैंने उसे ये सोचकर गैर मुल्की नहीं कहा था कि मुझे उस पर एतमाद नहीं था, या वो मेरे लिए गैर मुल्की थी। बस रवानी में एक बात कह दी थी, वो तो जैसे भरी बैठी थी। ये गनीमत था कि उसने मुझे कांता का ताना नहीं दिया था।
ग्लोरिया की आवाज ने मुझे चौंका दिया। क्या सोच रहे हो? मैं जबरन मुस्कुराया। इन हालात में क्या सोच सकता हूँ? इस मुल्क की जमीन तो मुझ पर तंग हो गई है। वो शोख लहजे में बोली, बाय द वे, किस मुल्क की जमीन आप पर कुशादा है मिस्टर दहशतगर्द? मैं बुरा सा मुंह बनाकर बाहर देखने लगा, फिर कुछ तवक्कुफ के बाद कहा, मगर इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं चाहती हूँ कि कहीं भटकने की बजाय हम कोई मकान किराए पर ले लें। अब तो यहाँ भी फर्निश्ड मकान मिलने लगे हैं, यूं हम खासी परेशानी से बच जाएंगे। तैमूर को भी वहां ले आएंगे। मैंने कहा, हाँ तुम तो तैमूर को लेने गई थी, वहां क्या हुआ? ग्लोरिया बोली, मैं बता तो चुकी हूँ। ये भी अच्छा हुआ कि तैमूर से मुलाकात नहीं हुई, वरना मैं उसे भी कादिर बख्श के अड्डे पर ले जाती। ये कहकर उसने एक मारूफ स्टेट एजेंसी के सामने गाड़ी रोक दी। मुझसे बोली, मकान की बात तुम करो। मैं उस एजेंट से मिली तो उसे याद रहेगा कि मकान किसी सफेद फार्म औरत ने लिया है। उसकी बात माकूल थी। मैं गाड़ी से उतरकर स्टेट एजेंसी के ऑफिस में दाखिल हो गया। काउंटर पर एक खुश लिबास नौजवान मौजूद था। उसने बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया और बोला, फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा, मुझे किसी अच्छे इलाके में मुनासिब सा कोई मकान किराए पर चाहिए। नौजवान ने कहा, बहुत बेहतर। उसने दराज से एक ज़ख़ीम रजिस्टर निकाल कर उसमें कुछ देखा। मैंने कहा, देखिए, मकान अगर फर्निश्ड हो तो ज़्यादा मुनासिब है। वो बोला, ऐसा मकान तो आपको क्लिफ्टन या डिफेंस के इलाके में ही मिलेगा, किराया भी खासा ज़्यादा होगा और डिपॉजिट भी। नौजवान ने चेहरे पर कारोबारी मुस्कुराहट सजाई। मैंने कहा, रेंट या डिपॉजिट का मसला नहीं है, बस मकान पसंद आ जाए मेरी वाइफ को। नौजवान ने पुरख्याल अंदाज में कहा, ओ आई सी। वो एक रजिस्टर पर झुका। कुछ देर तक वो रजिस्टर की वर्क गर्दानी करता रहा, फिर बोला, फ्लैट चलेगा? लग्जरी फ्लैट, 3 बेडरूम, 2 अटैच बाथ, ड्राइंग, डाइनिंग, टीवी लाउंज, बेहतरीन मैट्रेस, अमेरिकन किचन, टेलीफोन के अलावा पार्किंग के लिए मखसूस जगह। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस बस काफी है। फ्लैट फर्निश्ड है? वो बोला, बिल्कुल सर, एसी और फ्रिज के अलावा कलर टीवी, वीसीआर तक मौजूद है। हर फ्लैट का जीना अलग है, मुकम्मल प्राइवेसी का इंतजाम है। मैंने कहा, चलें फिर हमें फ्लैट दिखा दें। मैंने तो अभी से उसे फाइनल कर दिया है, मगर असल प्रॉब्लम मेरी बीवी का है। असल में वो अमेरिकन है ना, उसे मुश्किल से ही कोई मकान पसंद आता है। नौजवान ने हंसकर कहा, नो प्रॉब्लम सर, ये फ्लैट ऐसा है कि आपकी मिसेस को भी पसंद आएगा। ड्राइंग रूम में इटालियन विंडोज हैं जिनका रुख समंदर की तरफ है। फिर वो दराज से चाबी निकाल कर बोला, आइए पहले आप फ्लैट देख लें, गाड़ी तो होगी आपके पास? मैंने कहा, जी हाँ, गाड़ी है मेरे पास। आपके पास कन्वेंस नहीं है तो हमारी गाड़ी में चलें, मैं वापसी में आपको यहीं ड्रॉप कर दूंगा। मेरे साथ वो गाड़ी तक पहुंचा तो ग्लोरिया को देखकर वो झिझक सा गया, फिर गाड़ी में बैठ गया। वो कुशादा फ्लैट हर लिहाज से अच्छा था। सबसे बड़ी बात यह कि फ्लैट में जरूरत की हर चीज मौजूद थी, सोफा सेट से लेकर चमचे तक और वॉल टू वॉल कारपेट से लेकर बेडशीट्स तक हर चीज बिल्कुल नई थी। डीलर ने ग्लोरिया से कहा, उम्मीद है मैडम आपको ये फ्लैट पसंद आया होगा। ग्लोरिया ने बेनियाजी से कहा, हाँ बस ठीक ही है। उसके अंदाज पर प्रॉपर्टी डीलर का जोशो खरोश मांद पड़ गया। फिर डिपॉजिट और किराए वगैरह के मामला तय हुए और मैंने उसे अदायगी करके रसीद ले ली। मैंने उसे बताया था कि स्टेट से आने के बाद हम लोग होटल में मुकीम थे। मैं यहाँ अपना बिजनेस सेट करना चाहता हूँ, बाद में जरूरत होगी तो हम कोई बंगला खरीद भी लेंगे और उसके लिए भी आप ही को जहमत देंगे। डीलर ने पूछा कि फ्लैट की चाबी आपको कब चाहिए? मैंने कहा, आज, बल्कि इसी वक्त। हम फौरी तौर पर यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। आप इस सिलसिले में कागजात मुकम्मल करके हमें यहीं पहुँचा दें या मैं खुद ही ले लूंगा। मैंने कहा, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूं। ग्लोरिया बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वापसी पर हम अपना सामान भी होटल से ले लेंगे और खाने पीने के लिए चीजें भी लेते आएंगे। डीलर को छोड़ने के बाद हम वापस आए तो ग्लोरिया बोली, आखिर मेरी मौजूदगी में इसे साथ लगाने की क्या जरूरत थी? बात तो वही हुई ना, अब क्या वो मुझे भूल जाएगा? मैंने कहा, तुम अगर सामने ना आती तो शायद हमें वो फ्लैट मिलता भी नहीं। गैर शादीशुदा अफराद को मुश्किल से ही मकान देते हैं लोग। फिर उसने अचानक ही साथ चलने का फैसला किया था। मजबूरन उसे गाड़ी तक लाना पड़ा। एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर से ग्लोरिया ने खाने पीने का इतना सामान खरीद लिया कि वो हमें 1 महीने के लिए काफी होता। उसके अलावा हमने गोश्त, अंडे, चिकन, मछली और बाकी सामान वाफिर मिकदार में खरीद लिए। हम एक जगह से बड़े बड़े 2 सूटकेस भी खरीद लाए और कई जोड़े कपड़ों और जूतों के भी खरीद लिए। सामान से लदे फंदे हम लौटे तो सूरज गुरूब होने ही वाला था। हमारा फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पर था। सामान ऊपर पहुंचाने के लिए हमें 2 चक्कर लगाना पड़े। सारा सामान ऊपर पहुंचाकर मैं बाथरूम में घुस गया और देर तक नहाता रहा। बाहर निकला तो कॉफी की मशहूर कुन महक ने मेरा इस्तकबाल किया। ग्लोरिया ने इस दौरान में कॉफी के साथ सैंडविचेस भी बना लिए थे और टेबल पर मुख्तलिफ किस्म के बिस्किट्स और केक भी मौजूद थे। मैंने मेज पर निगाह डालकर कहा, वाह भाई, लड़की हो तो ऐसी। मुझे वो सब कुछ बहुत घरेलू लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। दिल चाह रहा था कि अगर ये ख्वाब है तो कभी खत्म ना हो। ग्लोरिया ने फुर्ती दिखाई। वो न सिर्फ खुद शावर ले चुकी थी बल्कि कॉफी भी तैयार कर चुकी थी।
उस वक्त बेदिंग गाउन में वो ऐसी लग रही थी जैसे हाल ही में शादी हुई हो और हनीमून के लिए निकली हो। ग्लोरिया ने मेरा जायजा लेते हुए कहा, वैसे तुम्हारा ये कौमी लिबास इतना बुरा भी नहीं है। मैंने उस वक्त शलवार सूट पहन रखा था। बोली, शर्त बस ये है कि इसे सलीके से पहना जाए। मैंने हंसकर कहा, नहीं, शर्त यह है कि इसे पहनने वाला उतना ही हैंडसम और बावकार हो जितना मैं हूँ। वो बोली, मेरा ख्याल है कि मैं किसी पाकिस्तानी खातून के हुलिये में आ जाऊं, फिर हमें कोई भी पहचान नहीं सकेगा। ये कहकर वो बाथरूम में चली गई। तकरीबन 20 मिनट के बाद वो बाहर निकली तो मैं उछल पड़ा। उसकी सुर्खो सफेद रंगत गंदुमी हो चुकी थी। ब्राउन बाल उस वक्त स्याह थे और आंखों पर कॉन्टैक्ट लेंस थे। मैंने हंसकर कहा, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, अब जरा मेरा हुलिया भी बदल दो। ग्लोरिया बाथरूम से लोशन उठा लाई। उसने मेरे चेहरे, गर्दन, हाथों और जिस्म के उन तमाम हिस्सों पर लोशन का मसाज कर दिया जो आमतौर पर खुले रहते हैं। 15 मिनट के बाद मैंने आईना देखा तो मेरी रंगत सुर्खो सफेद की बजाय गहरी सांवली हो गई थी। ग्लोरिया ने कहा, अब अगर तुम अपनी ये ब्राउन मूछें भी ब्लैक कर लो तो तैमूर भी तुम्हें नहीं पहचान सकेगा। मैंने पूछा, और सर के बाल, उन्हें भी कलर करना पड़ेगा? ग्लोरिया ने हंसकर कहा, सर के बालों को रंगने की बजाय उस तरह फिरवा दो या फिर कोई अच्छी सी विग खरीद लो। मैंने कहा, ना मैं उस तरह फिरवाऊंगा ना विग लगाऊंगा, बल्कि इन्हें कलर करूंगा। बस हर हफ्ते 10 दिन के बाद मुझे थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। बस तैयारी में हमें कुछ वक्त और लग गया। मैंने फौरी तौर पर बाल कलर करने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया क्योंकि अभी मुझे स्टेट एजेंट से भी मिलना था। फिर हम लोग बाहर निकल आए। हमारी मंजिल कुरंगी का वो इलाका था जहां खालिद का वर्कशॉप था। वर्कशॉप में हस्बे मामूल काम हो रहा था। काम के दौरान में लड़के एक दूसरे को इंतहाई फौहश गालियां दे रहे थे। हमारी गाड़ी देखकर उनकी बकवास थम गई। फिर उनके इंचार्ज ने मुझे गौर से देखा। वो मुझे पहचाना तो नहीं, मगर मेरी शानदार गाड़ी से मरूब होकर बोला, आप ऑफिस में चलकर बैठें। मैंने कहा, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मुझे फौरी तौर पर खालिद से मिलना है। वो बोला, वो तो काफी दिन से वर्कशॉप पर नहीं आए। मैंने उनके घर जाकर मालूम किया था, वो लोग भी बहुत परेशान हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, खालिद साहब आए तो उन्हें बता देना कि यूसुफ आया था। मैंने जानबूझकर अपना नाम गलत बताया। वहां से मायूस होने के बाद हम बेमकसद सदर की तरफ निकल गए। ग्लोरिया ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने पार्क कर दी और बोली, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, आओ यहाँ कॉफी पी लें। हम रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो एक बैरे ने लपक कर वो दरवाजा खोल दिया जिस पर फैमिली लिखा था। वहाँ मुस्तकबिल की कई फैमिलीज बैठी आइंदा की प्लानिंग कर रही थी। इनमें ज्यादातर पेयर्स तो 18 और 20 के दरमियान थे। कॉफी पीकर हम बाहर निकले तो गाड़ी के नजदीक ही एक ट्रैफिक सार्जेंट खड़ा था। मैं दरवाजा खोलकर बैठने ही वाला था कि सार्जेंट बोला, ये गाड़ी आपकी है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ। उसने अकड़ कर कहा, आपने गलत जगह पार्क की है। मैंने कहा, चलिए फिर जल्दी से चालान कर दें। उसने अपनी कॉपी खोली और बोला, नाम? मैंने कहा, हमीद अहमद बाजवा, वल्द सईद अहमद बाजवा, मार्फत DC साउथ कराची। मैंने एक ही सांस में नाम, वल्दियत, पता सब कुछ बता दिया। मैंने जानबूझकर DC साउथ का हवाला दिया था। सार्जेंट इतना हवास बाख्ता हो गया कि उसने DC साहब का नाम पूछने की जुर्रत भी न की। अगर वो DC का नाम पूछ लेता तो मैं उसे क्या बताता। सार्जेंट खुशामदाना लहजे में बोला, आप जाएं जनाब। मैंने खुश दिली से कहा, ओ पहले आप चलान तो करें। सार्जेंट ने दांत निकाले बोला, क्यों शर्मिंदा करते हैं जनाब? मैंने तज़ीक आमेज़ लहजे में कहा, अच्छा आप शर्मिंदा भी होते हैं? मैं कानून पसंद शहरी हूँ, अगर मैंने गलती की है तो उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। सार्जेंट बोला, अब जाने भी दें, गलती बंदे से ही होती है, मुझसे भी गलती हो गई। ग्लोरिया शदीद झुंझलाहट का शिकार थी। वो भिन्न आकर बोली, क्या बात है कामरान, क्यों इसकी जान को आ गए हो? फिर वो सार्जेंट से मुखातिब हुई, क्या प्रॉब्लम है ऑफिसर? वो बहुत मुश्किल से टूटी फूटी इंग्लिश में बोला, ओ जी प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, साहब ने गाड़ी गलत पार्क की थी। अब मुझे क्या मालूम कि आप लोग DC साहब के रिश्तेदार हैं। ग्लोरिया झुंझला कर बोली, गाड़ी में बैठो कामरान, तुम तो बाज़ औक़ात बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। अब यहाँ मजमा लग जाता, टाइम तो ज़ाया होता ही, मगर उस मजमे में कोई तुम्हें पहचान लेता तो खामखा मुसीबत खड़ी हो जाती। मैंने गाड़ी रिवर्स करके मेन रोड पर डाली और तंज़िया लहजे में कहा, आप खुद कौन सा अक्लमंदी का काम कर रही हैं? हुलिया तो ठीक है, लेकिन गुफ्तगू फरमा रही हैं इंग्लिश में। ग्लोरिया बोली, ये उतना अहम मसला नहीं है, यहाँ की बेशतर खवातीन को मैंने इंग्लिश बोलते सुना है। आगे सिग्नल बंद था। मैंने गाड़ी रोक दी। अचानक मैं बुरी तरह उछल पड़ा। मैंने एक अपाहिज गाड़ी में तैमूर को देखा। ऐसी गाड़ियां उमूमन माजूर फकीर इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी के एक तख्ते में 4 बेरिंग लगे होते हैं और तैमूर बहुत तेज रफ्तार और महारत से गाड़ियों के बीच में रास्ता बनाता हुआ जा रहा था।